नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। केंद्रीय मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के लोकसभा सांसद पंकज चौधरी को आज उत्तर प्रदेश का नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ पार्टी दफ्तर में उनके नाम की औपचारिक घोषणा की। आज दिनांक 14 दिसंबर 2025 के शुभ अवसर पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है यह घोषित करते हुए कि सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। और आपने सुना किस तरीके से पीयूष गोयल ने एक बड़ी घोषणा की है और मच अवेटेड जिसे कहा जा सकता है, ये वो क्षण था क्योंकि एक लंबे समय से 11 महीनों का लंबा वक्त लगा जब उत्तर प्रदेश को उसका नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मिला। और इसके साथ अब बहुत सारी बातें शुरू हो गई हैं कि भले ही पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश की कमान मिल गई हो, लेकिन उनके सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां हैं, साथ ही साथ बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है कि उनको चेहरा बनाया गया उत्तर प्रदेश में पार्टी का, तो इन सब पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर पुनीत बिसारिया जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। चंद्र प्रकाश जी और प्रोफेसर साहब, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्र प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं, भले ही पंकज चौधरी को कमान दे दी गई हो, लेकिन अब उनके सामने चुनौतियां क्या क्या है, कैसे देखते हैं आप? देखिए पूजा जी, इसके पहले भी मैं डिबेट में बता चुका हूं कि पहले तो देखिए तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष बनेगा कौन, प्रदेश अध्यक्ष बनेगा कौन। एक से एक नाम की चर्चा जो है मीडिया पर चल रही थी। और मैं पहले भी इस बात पर कह रहा था कि जिसे समीकरण जो बता रहे हैं, कि समीकरण ये बता रहे हैं कि केवल ओबीसी वर्ग का ही व्यक्ति, केवल पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति ही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। और देखिए प्रदेश अध्यक्ष वही बनी, ओबीसी वर्ग। अच्छा, इसके पीछे मेरा तर्क ये था कि बीजेपी पर क्या है कि बीजेपी केवल इस समय पिछड़े की राजनीति, मैं जातिगत राजनीति की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ अगर वर्गीकरण करूं तो केवल बीजेपी ये चाह रही कि मैं पिछड़े जो मतदाता हैं, पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं, मैं इनको किसी प्रकार से कैप्चर करूं। तो इनको कैप्चर करने का क्या कारण है कि इनको ये लग रहा था कि हम जो है पिछड़े वर्ग का अध्यक्ष दे देंगे। तो पिछड़े वर्ग का अध्यक्ष वो भी कुर्मी जाति से, आप ये भी समझिए, पिछड़े वर्ग वो भी कुर्मी, क्योंकि कुर्मी का जो कुर्मी जाति है, इनका जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा अपने प्रदेश में थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा, अगर मैं अब क्षेत्रवाद की बात करूं तो इनको देखिए बुंदेलखंड को भी थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए था। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि कितनी इनको करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद से ना तो अभी बुंदेलखंड से इनका कोई विधायक, ना कोई इनका मंत्री है, ना ही कोई इनका कोई बहुत अच्छा कोई प्रतिनिधि है। तो हमें तो वैसे इस बार यही कयास लगा रहे थे हम लोग कि शायद प्रदेश अध्यक्ष बुंदेलखंड से दे दें तो इनका जो समीकरण है वो फिट रहेगा। लेकिन चूंकि हम तो ये बात जान रहे थे, और रही बात स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी इनकी यही है कि इनको किसी भी प्रकार से, किस प्रकार से इनको 2027 विधानसभा, 2029 लोकसभा, 2026 पंचायत चुनाव ये कैसे कवर करेंगे, कैसे अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे, तो इस पर इनका देखिए फोकस तो है। और एक बात मैं और बताऊं कि देखिए बीजेपी में कभी भी ये जो चुनाव का नाटक होता है ना, तो ये बीजेपी में कभी चुनाव होता नहीं है, ये केवल नाटकबाजी होती है। आप 1980 से लगा के अब तक आप देख लीजिए, चुनाव का केवल नामांकन होता है, बारात हर साल निकलती है, दूल्हा पहले से तय रहता है।
दूल्हा इनका पहले से तय रहता है किनको बनाना तो है। इसमें अब इसमें देखिए इस बार आपकी यही आपत्ति क्या है? इसमें आपकी आपत्ति क्या नहीं, है? क्योंकि वो नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर संगठन में कुछ भी हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि सबकी मर्जी से हो रहा होगा, और वो संगठन के अंदर की बात है, उसमें आम जनता क्या करेगी उसमें, मतलब उस पर मतलब प्रश्न करना हमारे आपका नहीं बनता है। ये प्रोफेसर साहब हम आप कैसे देखते हैं चंद्र प्रकाश जी जो बात बोल रहे हैं कि जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो सिर्फ एक दिखावा मात्र है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बात तो काफी हद तक द्विवेदी जी की सही है जी कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ पहले से तय होता है। जी तय करते समय भी बहुत से फैक्टर्स को वो ध्यान में रखते हैं। जी जैसे उदाहरण के लिए कि 2019 के चुनाव में पूर्वांचल में जो पार्टी का प्रदर्शन था वो अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था, जी और उसका उन्होंने जो कुछ भी सर्वे कराया होगा उससे पता चला कि ये जो पिछड़े बिरादरी और विशेषकर कुर्मी बिरादरी का वोट है वो उनसे छिटक रहा है। जी और चूंकि प्रधानमंत्री भी वहीं से चुनाव लड़ते हैं, पूर्वांचल से, मुख्यमंत्री का भी चुनाव क्षेत्र पूर्वांचल है, बहुत से हैवीवेट नेताओं का चुनाव का इलाका पूर्वांचल है, और पूर्वांचल की उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि सीटें भी बहुत ज्यादा हैं वहां पर। बुंदेलखंड, जहां तक बुंदेलखंड की बात है, वहां पर सीटों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और अपने कुर्मी वोट बैंक को छिटकने से बचाने के लिए स्वतंत्र देव सिंह के बाद पुनः यहाँ कुर्मी बिरादरी के प्रदेश अध्यक्ष पर दांव लगाया है, जी और मुझे लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला जी है। ये लेकिन ये क्योंकि किसी भी संगठन का मुझे लगता है प्रोफेसर साहब अधिकार होता है कि वो कैसे चलाती है। अगर लोकसभा चुनाव की हम बिल्कुल। बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में कुर्मियों को खासी तवज्जो दी थी। अब वही जो है वही नुकसान जो है, एक अगर हम बात सिर्फ पश्चिमी यूपी की कर लेते हैं तो बाकी जगहों पर, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे अवध हो, बरेली हो, रुहेलखंड हो या फिर पूर्वांचल हो, इन सभी जगहों पर कुर्मी है और इन्हीं एरिया में जो है बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी बनाने के तहत इस बात का ख्याल जरूर रखा जाएगा। प्रोफेसर साहब बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि कुर्मी एक बड़ा वोट बैंक है। जी कुशवाहा और कुर्मी उत्तर प्रदेश में बड़े वोट बैंक हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए रणनीतियां बनाई जाती हैं। केशव प्रसाद मौर्य को इससे पहले इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह जी को लाया गया और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भूपेंद्र जी को अध्यक्ष बनाया गया। तो उधर के समीकरण जब सध गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, तब भी भारतीय जनता पार्टी की नजर पूर्वांचल के एक महत्वपूर्ण वोट बैंक की ओर पड़ी है और वो कुर्मी वोट बैंक है। और 7 बार से पंकज चौधरी जी सांसद रहे हैं, कुर्मियों पर उनकी पूर्वांचल में अच्छी पकड़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से। और दूसरी बात यह कि अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी के लिए ही ज्यादा काम कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुर्मी बिरादरी को जोड़ने का काम उनके द्वारा बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। जी 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 तो उन्हें एक समानांतर कुर्मी नेता भी खड़ा करना था, जी और चूंकि अनुप्रिया जी मिर्जापुर और पूर्वांचल से ही आती हैं, जी जी तो उनके समानांतर एक बड़ी शख्सियत भी लानी थी कि भविष्य में अगर अनुप्रिया पटेल को हटाना हो, उनसे गठबंधन तोड़ना जी हो, जी जी इसी तो यही कुर्मियों के जिन नाम। चुनौतियों की प्रोफेसर साहब मैं बात कर रही थी उनमें सबसे बड़ी चुनौती एक ये भी है कि अपना दल के दबाव में जो बीजेपी काम करती है उसको कम करने के लिए भी जो कहीं ना कहीं कुर्मी चेहरा या ओबीसी चेहरा आगे लाना बहुत जरूरी था। आप कैसे देखते हैं चंद्र प्रकाश जी इसको कि पूरी स्ट्रैटेजी बनी हुई है चुनौतियों में, जो सहयोगी पार्टी है जो ओबीसी को रिप्रेजेंट करती हैं उनका कहीं ना कहीं दबाव पार्टी पर हमेशा रहता है, उसको कम करना जरूरी है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए आपकी जो बात है बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं अपनी बात बताती हूँ कि ये अनुप्रिया पटेल जी को बीजेपी में जो जुड़े हैं, तो अनुप्रिया पटेल की वजह से देखिए बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो रहा, ये बात आप समझ लीजिए। और फायदा अगर हुआ है तो व्यक्तिगत रूप से अनुप्रिया पटेल को ही फायदा हुआ है जी। ठीक है, पिछड़े वर्ग समेत कुर्मी वोट या कुर्मी लोग, कुर्मी वर्ग बिल्कुल नहीं जुड़ा है अनुप्रिया पटेल से और ना ही उनके साथ जुड़े हुए। ये तो देखिए हमारे बुंदेलखंड से ही है, तो हम तो इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन कितना किसका वोट है और कितना किससे जुड़े हुए हैं। तो वो सब बात अपनी जगह है, लेकिन एक बात यह है कि बुंदेलखंड को भी तो उनको देखना चाहिए।
कि बुंदेलखंड में भी पिछली बार आप देखे हैं कि लोकसभा में कितनी सीटें थी, लोकसभा में हर जगह से तो इनकी सीटें हारी हैं, काफी करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो बुंदेलखंड को भी देखें। और अगर हम इसकी बात करें कि इनको चैलेंजेज हैं, तो देखिए इनकी सबसे बड़ी चैलेंजेज ये हैं कि प्रदेश अध्यक्ष चाहे जो बदल लें, चलो पूर्वांचल तो इन्होंने कवर कर लिया, बुंदेलखंड पर क्या करेंगे? बुंदेलखंड में पिछली बार जो गलत टिकट वितरण हुआ है, जो टिकट वितरण हुआ केवल उसकी वजह से, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी हम ये बात जो कहना नहीं चाहते हैं कहिए तो वही बात कह दें कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश अध्यक्ष ही गलत चुन लिया गया हो, शायद इसकी वजह से फिर इनको कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, 2027 में परेशानी हो, 2029 में परेशानी हो। तो देखिए ठीक है, पूर्वांचल सध गया, सारी चीजें हो गई, कुर्मी वोट इनके हैं, ये बात से बिल्कुल हम इत्तेफाक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पंकज चौधरी जी के पास नेता तो क्षमता नहीं है, ये तो बहुत अच्छे अनुभवी हैं, कुर्मियों में बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छे नेता हैं। लेकिन अब पूरा प्रदेश देखना है, कोई एक क्षेत्र थोड़े देखना है कि एक क्षेत्र देखना है, पूरे प्रदेश को तो देखना है, पूरे प्रदेश से कैसे लोग जुड़ेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। जी जी जी, आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। आलोक जी, आप थोड़ा देर में जुड़े हैं, शायद आपने थोड़ी कॉन्वर्सेशन सुनी नहीं होगी। यहाँ पर है कि जिस तरीके से पंकज चौधरी को कमान दी गई है उत्तर प्रदेश की, आने वाले चुनाव हैं और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि बाकी सहयोगियों दल का कहीं ना कहीं एक प्रेशर है और कुर्मी वोटर्स की हम बात करते हैं, अगर बात करें 2019 की तो 62 सीटें आई थी लोकसभा चुनाव की बात करें और 24 के अंदर 36 रह गई और कहा यह जा रहा था कि ये कुर्मी वोटर्स जो है वो छिटक कर चले गए हैं, अब उनको वापस लाने की कवायद है। आप कैसे देखते हैं कि चौधरी साहब को जिस मोटो के लिए, जिस उम्मीद के साथ लाया गया है, कितने खरे उतरेंगे? आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? जी जी जी, प्लीज। पूजा जी, सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग जी, ये कुर्मी और कहार और सोनार और लोहार में अपने को नहीं बांटते जी। हम राज्य की प्रगति करते हैं, हम समाज की प्रगति करते हैं, हम धर्म की प्रगति करते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, हम जनता की प्रगति करते हैं। ये जो छुटवैये लोग हैं, ये अपने को बांटते हैं कि ये कहार है, ये सोनार है, तो इसको बना दिया तो ये फायदा होगा। आज तक समाजवादी पार्टी ने पिछले दशकों से मुसलमान का वोट लिया जी। कहां किसी मुसलमान को उन्होंने अध्यक्ष बनाया? बिहार में लालू यादव भी लेते रहे हैं मुसलमानों का वोट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को, जिसका 1%, 1.5%, जिसको एक सीट नहीं आया, मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दी, जिसका 19% वोट था वहां। तो ये सब लोग यूज एंड थ्रो करने वाले लोग हैं, हम लोग वैसे नहीं हैं। हमने समाज के हर वर्ग को साधा है और हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को इज्जत बख्शी जाती है जी, ऊपर से थोपे नहीं जाते हैं। समय समय पर हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं में से किसी एक को मौका मिलता है आगे आने का। जी, इसके ऊपर जवाब ले लेते जी। चंद्र प्रकाश जी भी है। चंद्र प्रकाश जी, आप कितने सहमत हैं? सबका साथ सबका विकास की बात कह रहे हैं, आप इससे कितने सहमत नजर आते हैं? नहीं, बिल्कुल हम सहमत तो हैं, सबका साथ सबका। देखिए, हर पार्टी की एक विचारधारा है। भाजपा देखिए हिंदुत्व विचारधारा पर काम तो कर रही है, लेकिन अगर हम राजनीति की बात करें तो प्रदेश की राजनीति कहीं न कहीं जातिवाद पर आधारित तो है। वोट जातिवाद पर बटे हुए हैं, क्षेत्रवाद पर बटे हुए हैं। और अगर हम ये कहें कि नहीं सबका साथ सबका विकास, तो वो तो है ही, वो कौन कह रहा है। सपा की बात करें तो देखिए वो भी सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। सपा की अपनी विचारधारा है, बसपा की अलग विचारधारा है। सपा की विचारधारा है कि वो मुस्लिमों पर राजनीति करती है, बसपा की विचारधारा है वो दलितों पर राजनीति करती है, बीजेपी की विचारधारा है वो हिंदुओं पर राजनीति करती है। तो ऐसा तो नहीं कहने कि सबका साथ सबका विकास नहीं है, लेकिन ये जो जातिगत जो बटा हुआ है, जो समीकरण हम लोग देख रहे हैं टिकट वितरण को लेकर, अभी हम अगर ये बात कहें तो पिछली बार
कितने मैं आपको सीटें बताऊं कि जिसमें केवल जातिगत आधार पर वो कैंडिडेट हारे हैं। अब आप कह दीजिए कि सबका विकास सबका साथ सब लोग हैं, तो हम ये बात तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन देखिए जातिगत राजनीति तो पूरे प्रदेश में या पूरे देश में हावी है, लेकिन हम तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति तो हावी है, और हम लोग टिकट भी वितरण करते हैं तो भी जातिवाद के हिसाब से। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, सबका साथ सबका विकास तो होता है, लेकिन ये चुनावों के समय जो टिकट्स दिए जाते हैं उस पर नहीं होता। बिहार चुनाव में हमने देखा बीजेपी में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया था, उसके बाद बहुत सी बातें निकल कर आई। आप प्रोफेसर साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या जो अभी हम उत्तर प्रदेश के सिनारियो की बात कर रहे हैं, क्या जिस तरीके से एक स्ट्रैटेजी समाजवादी पार्टी ने अपनाई थी कि उन्होंने कुर्मियों को खासी तवज्जो दी थी, इस वजह से कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, उस नुकसान को समझते हुए और उसके लिए स्ट्रैटेजी आने वाले चुनावों को बनाते हुए, क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं पंचायत के, उसके बाद है विधानसभा के, आपको क्या लगता है किस तरीके से ये आगे सब बढ़ने वाला है? जो टिकट वितरण होगा वो कैसे होगा? और इसके बाद में एक सवाल पर और आऊंगी यहाँ पर कि जो मंत्रिमंडल के अंदर नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं या फेरबदल किए जा सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो आपका है उसके बारे में मैं यही कहूंगा पूजा जी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। अब अभी त्रिवेंद्रम में चुनाव में वो जो नगर निगम में जीती है बीजेपी, 101 में 51 सीटें लेकर आई है। उसके बाद केरल में भी उन्होंने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, और बंगाल की तो हमने बात की ही थी अभी पिछले दिनों की, बंगाल में तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है, फरवरी मार्च में, और लगभग 1.25 साल बचा है, और इधर पंचायत चुनाव भी होगा। तो उसके लिए अभी से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है। जहाँ तक आपके दूसरे प्रश्न का सवाल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का जो बदलाव होने वाला है, उसमें सबसे ज़्यादा जो मंत्री बनाए जाएंगे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बनाए जाएंगे, और इसके अलावा बुंदेलखंड को भी प्रतिनिधित्व 1 या 2 सीट का मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और अवध क्षेत्र जहाँ पर राजधानी भी प्रदेश की है, वहाँ से प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है, तो मुझे लगता है कि वो भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, और पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व घटेगा नहीं तो शायद ज्यों का त्यों रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो नुकसान उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष के जाने से होगा, उसको कहीं ना कहीं पूरा ये मंत्री बनाकर करने वाले हैं, और इसीलिए बेबी रानी मौर्य को भी राज्यपाल से ये वापस मंत्री पद पर लेकर आए, और दलित वोटों को इन्होंने साधने की कोशिश की। इसी तरह से अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 1-2 बड़े जाट नेताओं को भी मुझे लगता है कि वे उत्तर प्रदेश कैबिनेट में स्थान देंगे। और बुंदेलखंड से जहां तक अभी द्विवेदी जी ने कहा कि प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जालौन के हैं, तो और ललितपुर से भी एक मंत्री राज्य मंत्री हैं, श्रम और सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत जी, 2 मंत्री बुंदेलखंड से हैं। लेकिन 1 या 2 सीटों की गुंजाइश अभी बुंदेलखंड से भी बनती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले जो फेरबदल में कुछ और नए चेहरे भी बुंदेलखंड, अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ सकते हैं। जी जी, अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी? चंद्र प्रकाश जी, आपके पास आने होंगे, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? फेरबदल होगा? किस किस डिपार्टमेंट में फेरबदल हो सकता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम के तौर पर भी एक नया चेहरा सामने आ सकता है, और साथ ही साथ जो 6 अभी मंत्री पद खाली पड़े हुए हैं उन पर भी जो है मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो आपका प्रेडिक्शन, आपकी कैलकुलेशन, आपकी जानकारी के मुताबिक कौन से नाम हो सकते हैं? देखिए, नाम पर तो जैसे प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा चल रही थी, यानी कितने नामों की चर्चा चलती रहती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि पंकज चौधरी जी बन गए हैं। तो इसी प्रकार मैं मंत्रिमंडल में इनके विस्तार की भी अगर बात करूं, तो मंत्रिमंडल विस्तार में भी अभी देखिए ढेर सारे नाम तो आ रहे हैं। हम तो ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि अभी प्रोफेसर साहब ने जो बताया कि देखिए बुंदेलखंड में कमी है अभी 1-2 सीटों की, तो सुनने में ऐसे आ रहा है कि हो सकता है कि बुंदेलखंड से भी जी प्रदेश अध्यक्ष का नाम आप पिछली बार ले रही थी ज्योति निरंजन जी को, शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद इन सब लोगों को जो है ये सब आ सकते हैं। और किनके नाम लें किनके ना लें, देखिए बीजेपी में तो यही चीजें हैं कि नाम किनका ले लीजिए तो वो सब आ जाते हैं चर्चे में, टीवियों में, मीडिया में चर्चा होने लगती है,
पता चलता है बन कोई और जाता है। तो ये तो हमारे साथ जो है, हाँ, ये देखने में आ रहा है। अब ये है कि हम तो सिर्फ यही बात कहेंगे कि देखिए टिकट वितरण सही हो, सही ढंग का काम हो, सही जो है जातिगत क्षेत्रवाद ये सही ढंग का संतुलन रहे तो ठीक ही रहेगा। बीजेपी में जैसे भी भाजपा नेताजी हैं, साथ में इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास बहुत अच्छी बात है, हिंदुत्व की राजनीति है, सबका साथ सबका विकास है, चल रहा है, ठीक ही है। तो देश अध्यक्ष तो बना ही दिए गए हैं। अब टिकट वितरण को भी बहुत अच्छे से देखें, बहुत अच्छी वो करें, संतुलन बनाए रहें। और जातिवाद पर देखिए फोकस तो करना ही पड़ता है, हर जात का वोट कैसे मिले, तो पिछड़े वर्ग का वोट तो मिलेगा, कुछ होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार ये अभी भी जातिगत आधार पर करेंगे, हम आपको बता दें। जातिगत आधार ये करेंगे, 2-4 ब्राह्मण आ सकते हैं, लेकिन 2-4 ही, एक दो, 2-4 तो हम ज्यादा बोल गए, सिर्फ 2 ब्राह्मण, 1-2 ब्राह्मण हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं। और ओबीसी अभी ये 2 ओबीसी 3 ओबीसी अभी और आएंगे। जी जी जी, निश्चित है कि 1-2 ओबीसी लाएंगे। जी जी, आलोक जी हमारे साथ है। आलोक जी, हालांकि अंदर की बात तो आप नहीं बताएंगे, फिर भी अगर हम वापस आते हैं चौधरी साहब के ऊपर आते हैं, उनसे उनके बारे में बात करते हैं। पंकज चौधरी जी को लाया गया है, ये कहीं ना कहीं जो गैर यादव वोटर्स हैं ओबीसी कैटेगरी के, उनको संदेश है कि हम आपको भी आगे लेकर आएंगे। काम देखिए, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन जब टिकट वितरण चुनाव की बात होती है तो कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि आप ग्राउंड पर कितना काम करते हैं, जनता के बीच आपका विश्वास कितना है। तो एक जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता भी एक ऊंचे पद तक पहुंच सकता है, ये एक मैसेज दे रहे हैं आप लोग। पूजा जी, जी जी, अभी लोग तरह तरह से विभिन्न जातियों में मिनिस्टर्स की बात कर रहे थे। देखिए, जो जातिगत समीकरण है, जातीय संतुलन है, उसको हम बनाएंगे समय आने पर। लेकिन जब समुचित विकास होता है, जब धारा के सभी नदियां एक साथ बहने लगती हैं, तो पार्टी लाइन से तोड़कर लोग वोट करते हैं जी। पार्टी लाइन या जातिगत लाइन से तोड़कर। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको बिहार के चुनाव में दिखाई दिया है। पूजा जी, बिलीव कीजिए, वहां यादवों की महिलाओं ने भी, मुस्लिम महिलाओं ने भी बुरके के अंदर से भारी संख्या में एनडीए को वोट किया। और इसलिए नहीं किया कि उन पर कोई प्रेशर था, इसलिए किया क्योंकि वो हमारे द्वारा किए गए कार्यों से और जो रिलीफ उनको मिल रही थी उससे वो अत्यंत प्रभावित थी और उस पर उनका विश्वास था। इसी तरीके से यूपी में भी हमारे द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा, हमारी विभिन्न नीतियां जो जन कल्याणकारी हैं, उसको देखते हुए यहां की भी सारे वर्ग के लोग फिर से योगी जी को प्रचंड बहुमत से वापसी कराएंगे। ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, क्योंकि 41 सीट इन्होंने लोकसभा में प्राप्त कर लिया था, लेकिन वो नरेशन जिस पर इन्होंने वोट प्राप्त किया था, वो नरेशन अब मायने नहीं रखता है जी। ना मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा है और ना हमने SC ST का रिजर्वेशन समाप्त किया है। तो ये बातें स्पष्ट हो गई। इसके बाद जिस तरीके से जमकर हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में और बिहार में लोगों ने वोट किया है जी, वो इस बात की पुष्टि करता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर्स जो विभिन्न स्टेट में हैं, उनके नेतृत्व में जनता का विश्वास है और जनता हमको फिर से रिपीट करेगी। इस बात को के लिए हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। जी जी जी, क्योंकि हमने निश्चल भाव से, सत्य भाव से काम किया है, कोई घोटाला नहीं किया है, कोई परिवारवाद को नहीं थोपा है जी, कोई भाई भतीजावाद नहीं किया है।
तो इससे जनता प्रभावित है। लेकिन अभी भी मीलों आगे जाना है। उत्तर प्रदेश को अति उत्तम बनाने में अभी थोड़ी देर है, लेकिन हम उसके लिए कमर कसे हुए हैं जी, और हम उसको बनाकर ही दम लेंगे। जी जी जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस भी रणनीति के तहत पंकज चौधरी जी को बनाया गया है उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, वो कहीं ना कहीं सोची समझी स्ट्रैटेजी है ताकि जो नुकसान लोकसभा के अंदर हुआ है वो रिपीट ना हो विधानसभा चुनाव में। ये अपने आप में अहम बात है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और कुछ ही समय बचा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात यहां पर करते हैं पंचायत चुनाव की, तो वो भी आने वाले हैं। समय बहुत कम है चुनावों में, तो आप सब मेहमानों से वक्त वक्त पर इस चर्चा को हम करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज की इस खास चर्चा में इतना ही। आलोक जी, पुनीत जी, चंद्रप्रकाश जी, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, इस चर्चा के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए MH1 न्यूज।